Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रात की एक घुप अंधेरी में एक महिला कार को फुल स्पीड में चला रही थी और अचानक से कार उछलती है और पुल से नीचे गिर जाती है। जैसे ही कार नीचे गिरती है, कुछ लोग नारियल धागे के साथ, गुड़िया के साथ, नींबू मिर्च के साथ वहीं पर तैनात थे और जैसे कि उन्हें पहले से ही पता था कि कार उछलकर पुल से नीचे गिरेगी। जो लोग वहां पर खड़े थे पुल के नीचे रात के घुप अंधेरे में, उस कार में से एक महिला की लाश को बाहर निकालते हैं। उसकी सिर को कूच दिया जाता है पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा, और उसके आसपास पूजा की जाती है, काला जादू किया जाता है, नारियल रखा जाता है, टीका लगाया जाता है और कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश होती है कि इस लाश के साथ एक अलग ही रहस्यमय दुनिया में उनकी जाने की कोशिश थी। तो आखिर वो 33 साल की महिला की लाश के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? काला जादू जो करने आए थे, उनका असली मकसद क्या था और कैसे उन्हें पहले से ही पता था कि भविष्य में एक कार आएगी, वो कार उछलेगी और उसमें बैठी एक जो महिला है वो बाहर आएगी। कौन थे ये लोग? और ये जो लोग थे पहले से ही गुड़िया नींबू मिर्च के साथ क्यों तैनात थे? क्या था इनका असली मकसद? क्योंकि जब पुलिस मौका वारदात पर जब पहुंचती है तब पता लगाने की कोशिश होती है कि एक कार कैसे उछलकर पुल के नीचे गिर गई, क्योंकि इस पूरे रास्ते पर कहीं भी एक्सीडेंट का निशान नहीं था। पूरे रास्ते में कहीं भी पता नहीं चल रहा था कि कार का एक्सीडेंट हुआ है। तो आखिर एक तेज रफ्तार भागती हुई गाड़ी अचानक से कैसे उछल जाती है, अचानक से रहस्यमय तरीके से कैसे रात के अंधेरे में पुल के नीचे गिर जाती है, और आखिर उस पत्थर पर वो लोग कौन थे जो नींबू मिर्च लेकर बिल्कुल तैयार बैठे थे? अंदर की कहानी आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक 33 साल की महिला की हत्या की वो कहानी जिसमें पहले यह बताया गया कि उसकी हत्या सिर्फ और सिर्फ रहस्यमय दुनिया में जाने के लिए की गई थी। एक ऐसा काला जादू जिसके पर्दे की पीछे की जब आप कहानी जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके मन में सिहरन पैदा होगी कि ये जो लड़के हैं, ये जो काला जादू करने वाले जो लोग हैं, किस हद तक जा सकते हैं। चलिए इस कहानी को तफसील से समझते हैं। तो राजस्थान के ऋचा शर्मा की हत्या की एक कहानी पुलिस सुलझा भी ना पाती अगर परिवार वालों के कहने पर वो उस एंगल से तफ्तीश ही ना करती। दरअसल 3 फरवरी साल 2019 को राजस्थान के सागवाड़ा से एक शख्स जो है वो करीब रात के 3 बजे पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और कहता है कि साहब, ये जो नदी है कोंडला नदी, यहाँ के पुल के नीचे जो नदी बनी हुई है वहाँ पर एक गाड़ी जो है बेहद बुरी तरीके से पलटी हुई है और एक औरत हमें वहाँ पर दिखाई दे रही है। अब जब पुलिस उनसे पूछती है कि आपने आगे बढ़कर देखा, किसी को सहायता की मदद होगी, हम लोग आ रहे हैं, आप जरा चेक करिए, तो वो आदमी बोलता है कि सर वो इलाका बेहद डेंजरस है, वहाँ पर कुछ ऊट पटांग चीज़ें होती रहती है, हम लोग नीचे नहीं जा सकते, आप फ़ौरन आकर देखिए। अब 22 किलोमीटर दूर जो पुलिस स्टेशन था वहाँ से पुलिस की टीम रवाना होती है और सीधे तौर पर कोंडला नदी के उसी पुल के पास पहुंचकर ऊपर से पहले पूरा मुआयना करती है। इसके बाद नीचे उतरते हैं और नीचे उतरकर जो पुलिस है वो देखती है कि नदी के किनारे जो गाड़ी है वो बेहद बुरी तरीके से पलटी है। बाकायदा ऐसा दिख रहा है कि बहुत तेज़ तरीके से जो पुल के ऊपर से गाड़ी थी बहुत तेज़ दौड़ रही थी और पुल से छलांग लगाकर वो सीधे नीचे नदी के पास गिरी और पलट गई। और इसी वजह से जो महिला है वो भी उस कार से छिटक कर बहुत दूर यानी कि एक चट्टान के पास जाकर गिर गई। पहली नज़र में पुलिस को ऐसा प्रतीत होता है और फिर जो पुलिस है गाड़ी के आसपास देखती है, सारी पट्टियां लगाई जाती हैं क्राइम सीन के पास और फिर महिला के पास जाया जाता है जिसकी जो बॉडी थी वो चट्टान के पास पड़ी थी। अब जब उसको पलटा जाता है तो दिखता है कि जो उसका चेहरा है बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया है, कुछ निशान बनाए गए हैं, उसको कुचला गया है। बाकायदा उस महिला के फेस के साथ जो बर्बरता हुई थी उसे देखकर ये लग रहा था कि किसी ने बहुत ही पक्की दुश्मनी निकाली है और कोई इसको मारना चाहता था। तो पहली नज़र में दूर से जो केस पुलिस को एक्सीडेंट का लग रहा था कि पुल से जो है ओवर स्पीडिंग हुई है जिसकी वजह से कार गिरी है, वो अब हत्या में बदल जाता है। इसके बाद महिला की बॉडी को उठाया जाता है, वहाँ पर जितनी भी फॉरेंसिक टीम है उनको बुलाया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, उस एरिया में जो कहते हैं ना नाकाबंदी पूरी कर दी जाती है वो की जाती है। अब इधर होता क्या है कि महिला की पहचान करनी थी।
पुलिस उसकी जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम हाउस तो भेज देती है, लेकिन अब ज़रूरत थी कि आखिर वो महिला है तो है कौन। अब इधर पूरी रात जो है पुलिस वाले मशक्क़त करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई महिला जो है घर से गायब हुई है कि नहीं हुई है। तो ऐसे में 4 फरवरी 2019 को उसी ज़िले के थाने में एक महिला जो है उदयपुर से आती है, जिसकी उम्र महज 40 साल है। वो थाने में पहुंचकर बोलती हैं कि उनकी जो सिस्टर हैं वो 3 फरवरी को सुबह 11:30 बजे घर से निकली थी अपनी बेटी को ये कहकर कि करीब वो 1-1.5 घंटे में आ जाएंगी, लेकिन वो रात भर घर नहीं लौटी और अब दिन भी हो गया, आधा दिन निकल गया 4 तारीख का, वो अब तक घर नहीं लौटी हैं। पुलिस को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो तार जोड़ते हैं और बोलते हैं कि हो ना हो जिस महिला की हमें लाश मिली, एक कार मिली पलटी हुई, हो सकता है वो इनकी सिस्टर हो। अब इसी के लिए शिनाख्त कराई जाती है, मॉर्चरी जाया जाता है। पुलिस वहाँ पर दिखाते हैं कि देखिए क्या आपकी बहन है, हालांकि चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ है, आगे हम जांच पड़ताल करेंगे, टेस्ट करवाएंगे, लेकिन उसके पहले आप कपड़ों और इससे शिनाख्त करिए जितना भी आप पहचान पा रहे हैं। जैसे ही वो बॉडी देखी जाती है, उसके कपड़े, उसका लॉकेट, उनकी चूड़ियाँ, अंगूठी, जो भी चीज़ें उन्होंने पहनी होती है, जो कार होती है, जैसे ही वो जो 40 साल की महिला वहाँ पहुँची थी, वो सब ये सब चीज़ें देखती हैं तो सीधे तौर पे कहती हैं कि सर ये तो मेरी बहन है जो गायब हो गई थी, जो 3 फरवरी को 11:30 बजे घर से निकली थी, ये वही है। अब इतना पता लग जाने के बाद पोस्टमार्टम हाउस में जो टेस्ट वो पोस्टमार्टम कराना था उसके लिए पुलिस भेज देते हैं, साथ ही साथ बाकी टेस्ट भी कराते हैं ताकि लाश की पक्की शिनाख्त हो सके कि ये उनकी सिस्टर ही हैं। अब ऐसे में पुलिस को पूरी कहानी जाननी थी, पुलिस को पता लगाना था कि आखिर इस महिला का कत्ल कौन कर सकता है, क्योंकि पहली ही नज़र में जब पुलिस ने ऋचा की बॉडी देखी तो समझ में आ गया था कि एक्सीडेंट तो नहीं है। अब इसी के लिए पुलिस की जो टीम है वो बाकायदा उनकी बड़ी बहन से पूछताछ करते हैं, पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तो उनकी बहन जो कहानी बताती हैं वो बताती हैं कि देखिए जो ऋचा है वो उसकी उम्र महज 33 साल है, उसकी एक 12 साल की बेटी है जिसका नाम हेमश्री है, और हेमश्री ने ही अपनी मौसी को बुलाया था फ़ोन करके कि मम्मी कहीं मिल नहीं रही। इसके आगे जो सिस्टर है वो पूरी कहानी पुलिस को ये बताती हैं कि देखिए 2011 में जो ऋचा है उसकी शादी हुई थी एक शख्स के साथ, लेकिन रिश्ते ठीक नहीं रहे, उनकी बेटी पैदा होती है लेकिन रिश्ते कुछ अनबन हो जाते हैं जिसकी वजह से ये लोग डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स लेने के बाद ऋचा जो है वो अपने गाँव वापस आती है, सांगवाड़ा आ जाती है, यहाँ पर अपनी बेटी के साथ रहती है। और लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात मुंबई में रहने वाले एक शख्स से होती है और इसके बाद 2016 में वो मुंबई में रहने वाले जो शख्स थे जिनका नाम परीक्षित शर्मा था उनसे शादी कर लेती है, यानी दूसरी शादी करती है ऋचा। अब दूसरी शादी हो जाने के बाद क्योंकि जो परीक्षित थे, जो पति थे, वो मुंबई में रहा करते थे, तो इसीलिए 2018 में ऋचा भी मुंबई में शिफ्ट हो जाती है अपने दूसरे हस्बैंड के साथ। लेकिन वो बीच बीच में 20 दिन 25 दिन ऐसे 1-1 महीने की जो कहते हैं ना पूरा टाइम फ्रेम लेकर, छुट्टी लेकर वहाँ से अपने हस्बैंड से वो बाकायदा अपनी बेटी से मिलने आती, अपने पिता से मिलने आती। लेकिन इधर हुआ कुछ ऐसा कि जो ऋचा के दूसरे पति परीक्षित थे उनकी पहली बीवी जो थी वो कैंसर से पीड़ित थी और आखिरी वक्त में जो ऋचा के सेकंड हस्बैंड परीक्षित थे वो चाहते थे कि वो अपनी बीवी के आखिरी वक्त में साथ रहें, पहली बीवी के, और वो कैंसर से पीड़ित है तो उसी के साथ समय बिताएं। अब ऐसे में जब ऋचा ये सब देखती है तो बोलती ठीक है, जब तक तुम्हारी फर्स्ट वाइफ है, तुम उसके साथ हो, तुम उसकी सेवा कर रहे हो और ऐसे में कोई इतना पीड़ित है, किसी बीमारी से ग्रसित है तो करनी भी चाहिए, तो तब तक मैं अपनी बेटी के पास चली जाती हूँ, तुम अपनी पहली बीवी के साथ रहो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बीमार हैं। अब ऐसा कहकर जो महिला है, जो ऋचा है, वो अपनी बेटी के पास आती है और यहाँ आने के बाद वो अपने पिता के साथ रहने लगती है। अब होता दरअसल ये है क्योंकि देखिए जो ऋचा की बड़ी बहन थी वो अच्छे से सेटल्ड थी, जो ऋचा के भाई थे उनका भी ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन ऋचा की लाइफ बहुत ज़्यादा उथल पुथल से भरी हुई थी। ऋचा जो है उनके पहले पति उन्हें छोड़ चुके थे, जो दूसरे पति थे उनके साथ वो रह नहीं रही थी, वापस आ गई थी, वो जो पति हैं वो अपनी बीवी की देखभाल कर रहे थे। तो ऐसे में ऋचा के जो पापा थे उनको लगा कि कुछ प्रॉपर्टी जो है, कुछ हिस्सा जो है वो ऋचा को देना चाहिए, ऋचा की बेटी भी है, ऋचा अपनी लाइफ कैसे गुजारेगी, और इनके जो पिता थे वो काफ़ी अमीर फैमिली से ये लोग आते हैं, कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थे इनके, तो इसीलिए वो अब प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो ऋचा के नाम भी कर देते हैं। अब यहाँ पर पुलिस उनकी बहन से क्रॉस क्वेश्चन करती है और इस चीज़ के बारे में जानना चाहती है कि आपके भाई का इस पर क्या रिएक्शन था। तब बड़ी बहन बताती है कि देखिए जब प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया गया था मेरा भाई इससे खुश नहीं था और हो सकता है कि ऋचा के पहले पति, दूसरे पति या मेरे भाई ने भी ये सारी कदम उठाए और इनके मर्डर में हो सकता है वो भी शामिल हो। अब पुलिस एक एक करके सबको शक के दायरे में लेती है और सबसे पहले भाई से पूछताछ करती है, लेकिन भाई से जब पूछताछ होती है तो समझ में आता है कि भाई अपने काम में व्यस्त है। उसको बुरा ज़रूर लगा जब पिता ने प्रॉपर्टी दी थी, लेकिन उसका इनसे कोई लेना देना नहीं, उसके पास खुद भी बहुत पैसा है, तो यहाँ से भाई जो है वो शक के दायरे से बाहर होता है।
अब बात आती है पहले पति की, यानी जो फर्स्ट हस्बैंड थे जिन्होंने डिवोर्स दिया था। तो इसमें पुलिस को समझ में आता है जब पूछताछ और जांच पड़ताल होती है कि अगर पहले पति को ऋचा को मारना होता, ऋचा का कत्ल करना होता, तो वो उसी वक्त कर लेता जब डिवोर्स की बात चल रही थी या जब ये दोनों साथ रहते थे। इतने टाइम बाद, मतलब करीब जब शादी होती है उसके 2016 में दूसरी शादी भी वो करती है, अब 2000 इसके आसपास 18 में मर्डर होता है, माफ करिएगा 19 में मर्डर होता है। तो ऐसे में इतना लंबा टाइम क्यों लेगा कोई पहला पति मारने के लिए? तो वो भी शक के दायरे से बाहर होता है। अब शक का दायरा फिर से आता है दूसरे पति पर, तो उसके बारे में भी पुलिस पूरी पड़ताल करती, तफ्तीश करती, तो पता लगता है कि वो तो खुद मुंबई में रह रहा है, ऋचा यहाँ पर आ गई है, अगर उसको मारना होता मुंबई में मार लेता। वो अपनी पहली पत्नी की देखभाल कर रहा है और सारी जांच पड़ताल करने के बाद वो भी इस पूरे सीन से आउट हो जाता है। अब पुलिस के पास चैलेंज था कि आखिर घर के लोग नहीं हैं, बहन खुद रिपोर्ट लिखाने आई है, बेटी छोटी है, तो आखिर कातिल है तो है कौन? ऐसा कौन सा शख्स है जो ऋचा को मारना चाहता था, जिसके लिए ऋचा जो है दुश्मन बनी थी, या कोई अफेयर है, या कोई कौन सी ऐसी बात है? अब इसके लिए पुलिस फिर से उसी एरिया में जाती है जहां पर लाश मिली थी, यानी नदी के उसी इलाके में जो सुनसान था और जहां पर ऊंट पटांग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती थी। वो कैसे? तो दरअसल जब पुलिस दोबारा क्राइम सीन पर पहुंचती है और इस बार अच्छे से पड़ताल करती है, क्राइम सीन के आसपास का इलाका कुछ आध 500-600 मीटर के दायरे में जब खंगाला जाता है तो वहाँ पर एक पेड़ दिखता है और पेड़ के पास बहुत सारे काले धागे बंधे होते हैं, लाल कलर का जो कलावा होता है वो बंधा होता है, कुछ सिंदूर पड़ा होता है, नारियल पड़ा होता है, काले रंग की कुछ गुड़ियाँ पड़ी होती हैं। और जब पुलिस ये सब देखते हैं तो उनका माथा ठनकता है। पुलिस को समझ में आता है कि यहाँ पर तंत्र मंत्र जैसी कुछ चीज़ें की जाती हैं, ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ें की जाती हैं, और हो ना हो उसका कनेक्शन ऋचा के साथ ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह से बॉडी मिली है वो एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने बेहद बर्बरता के साथ चेहरा जो है पूरी तरह से कूच दिया है, बुरी तरीके से मर्डर किया है। तो ऐसे में जो निशान है, जो पेड़ है, उसके पास ये सारी चीज़ें क्या करी, और ये कुछ ही दूरी पर है, जहाँ लाश मिली है उससे कुछ ही दूरी पर है। और पुलिस को ये भी समझ में आता है कि कत्ल ऐसे नहीं किया गया, ऋचा की गाड़ी को पलटा गया है, ऋचा को का मर्डर किया गया और पूरा प्लांट किया गया है कि एक्सीडेंट दिखे। अब ये सारी चीज़ें जब तंत्र मंत्र की चीज़ें दिखती हैं तो पुलिस पता लगाती है कि आखिर ये जो इलाका है यहाँ पर कौन सा ऐसा तांत्रिक है आसपास जो रहता है, जो लगातार क्रियाएं करता है, और क्या कनेक्शन है। तो ऐसे में पुलिस को एक नाम पता लगता है, प्रदीप नाम है, जो एक तांत्रिक है, और वो जो इलाका है वो फेमस है उसी के लिए, क्योंकि अक्सर जो लोगों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो विश्वास करते हैं, विश्वास पर, जो काले जादू पर बिलीव करते हैं, वो लोग प्रदीप के पास जाते हैं। और प्रदीप को जब भी कोई ऐसी चीज़ करानी होती, कोई काला जादू, कोई तंत्र मंत्र, तो वो इसी इलाके में इसी पेड़ के पास आता था। पुलिस जब आसपास के लोगों से और सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर लेती है तो अब प्रदीप कुमार के पास सीधे पहुंचती है और प्रदीप कुमार के घर का दरवाज़ा खटखटाकर सीधे पूछती है कि इस औरत को जानते हो? इसका नाम ऋचा है। अब ऋचा की तस्वीर देखकर जो प्रदीप है वो बहुत ही एक तरीके से हल्का सा घबरा जाता है, लेकिन पुलिस को बहुत ही चालाकी से जवाब देता है और पुलिस के सामने कहता है कि अरे ये तो मेरी शिष्य है, लेकिन ये कई दिनों से मेरे दरवाजे पर आ नहीं रही, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कहाँ गई। अब इसके बाद प्रदीप का एक एक करके जो कहानी सामने आती है, जो ट्विस्ट सामने आता है, और पता लगता है कि आखिर कैसे ऋचा अपने ही दूसरे पति की बीवी को मरवाना चाहती थी, उसका कत्ल करवाना चाहती थी, लेकिन उसका खुद ही कत्ल हो जाता है। अब आखिर सच में असली कातिल कौन है? क्या ऋचा की बहन असली कातिल है? क्या ऋचा का भाई असली कातिल है, पहला पति? या फिर ऋचा का असली कातिल वो दूसरा पति है जिसकी पहली बीवी को ऋचा मरवाना चाहती थी? ऋचा की मौत की मिस्ट्री में बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न है, इसलिए आपको हर एक कैरेक्टर को अब अच्छे से समझना चाहिए कि वो अब आगे क्या क्या चीजें बोलने वाले हैं। प्रदीप के जब घर पर जाकर पुलिस नॉक करती है तो प्रदीप कहता है तो मेरी शिष्य है, लेकिन पुलिस को शक होता है, प्रदीप को उठा लिया जाता है। पुलिस या तरीके से जब प्रदीप से पूछताछ होती है तो पुलिस के सामने प्रदीप किसी तोते की तरह बहुत सारी चीजें बताता है। क्या बताता है बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस पूरे कड़ी में जो जिम्मेवारी है वो इसी प्रदीप के ऊपर है कि प्रदीप किस तरीके से
उस लड़की को, उस औरत को, ऋचा को मौत के घाट उतारेगा और जो क्यों का जो सवाल है अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल जो ऋचा है उसकी जो बेटी है वो राजस्थान के एक स्कूल में पढ़ाई करती है। जब पुलिस उस स्कूल की छानबीन कर रही थी तो पता लगा कि जो बेटी है, बेटी ने सबसे पहले किसे बताया कि उसकी मां लापता है। दरअसल बेटी ने अपनी मौसी को बताया, जो मौसी पुलिस स्टेशन गई थी और बताने की कि मेरी जो बहन है वो लापता है। दूसरा कॉल जो उसकी बेटी ने किया वो किया भूपेंद्र को। आप सोचेंगे भूपेंद्र नया कैरेक्टर कौन है? दरअसल भूपेंद्र जिस स्कूल में ऋचा की बेटी पढ़ती थी उस स्कूल का ट्रस्टी था, मतलब स्कूल को चलाने वाला संचालक था। बकायदा जो ऋचा की बेटी है उसे फोन करके कहती है कि मम्मी घर पर नहीं आ रही हैं, बहुत देर से लापता हैं, लेट हो चुका है उन्हें। अब आप सोचेंगे भूपेंद्र अचानक से इस पूरे पिक्चर में कहां से आ गया? तो दरअसल जो बेटी है, बेटी का मानना था कि जो भूपेंद्र सर हैं वो मम्मी के बहुत ज्यादा करीबी हैं, अच्छे दोस्त हैं। पुलिस को जब पहली बार ऐसी लीड मिलती है तो पुलिस भूपेंद्र की कुंडली खंगालने की कोशिश करती है कि क्या ऋचा और भूपेंद्र में कोई संबंध है। तो पता क्या लगा? पता यह लगा कि ऋचा ने 30 लाख रुपए भूपेंद्र को मदद किया था पैसे देकर जब उसकी मुश्किल हालात थे, और इसीलिए भूपेंद्र हर बार कुछ महीने बाद एक मोटा इंटरेस्ट या ब्याज अक्सर ऋचा को दिया करता था। अब भूपेंद्र को लगा कि मुझे अगर इस इंटरेस्ट से बचना है, मुझे इस पैसे से बचना है, तो क्यों ना मैं ऋचा को रास्ते से हटा दूं। तो इसलिए भूपेंद्र प्रदीप के पास जाता है और कहता है कि कुछ ऐसा टोना टोटका करो या काला जादू करो जिससे ऋचा मुझसे पैसे मांगे ही ना। अब ऐसे में प्रदीप के पास सबसे बड़ा सवाल था कि ऋचा को अपने चंगुल में कैसे फंसाया जाए। जो प्रदीप है, जो तांत्रिक है, वो तांत्रिक कहता है कि एक बार मुझे इस ऋचा नाम की औरत से मिलवाओ। भूपेंद्र बकायदा ऋचा को लेके जाता है प्रदीप के पास और कहता है कि महाराज जिससे आप मिलना चाह रहे थे ये वही औरत है। लेकिन वहां पर बैठते ही ऋचा सबसे पहले ये कहती है कि महाराज मैं आपके पास एक दरख्वास्त लेके आई हूं, मेरे पास बहुत सारी उम्मीदें हैं, आप क्या उसे पूरा कर सकते हैं? महाराज कहते हैं कि ठीक है बताइए। इसके बाद ऋचा कहानी बताती है कि जो उसके दूसरे जो पति हैं वो अपनी पहली बीवी के लिए अक्सर परेशान रहते हैं। कोई ऐसा काला जादू कीजिए, टोना टोटका कीजिए जिसकी वजह से जो मेरे दूसरे पति हैं उनकी पहली बीवी मौत की नींद सो जाए और फिर से जो उनका दूसरा पति है उनके करीब आ जाए। अब क्योंकि कैंसर की बीमारी से अक्सर ये ग्रसित थी जो ऋचा के दो दूसरे हस्बैंड की जो बीवी थी, और अचानक से काला जादू के नाम पर उनकी मौत हो जाती है। यहां पर ऋचा को लगता है कि बाबा तो बहुत ज्यादा सिद्धि पाए हुए हैं, इनकी कहने पर तो बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जा रही है। इसके बाद भूपेंद्र को छोड़कर ऋचा हर दूसरे तीसरे हफ्ते बाबा के पास पहुंच जाती, तांत्रिक के पास पहुंच जाती और कहती कि मेरे परिवार में कुछ दिक्कतें हैं। अब क्योंकि धीरे धीरे मामला सब कुछ सही होता जा रहा था तो ऋचा का जो विश्वास था बाबा के प्रति डगमगाने लगा। तो इस पर ऋचा के घर पर अचानक से कुछ हड्डियां फेंक दी गई तांत्रिक प्रदीप के द्वारा। अब लगातार जब हड्डियां फेंकी जा रही थी तो फिर उसके बाद जो ऋचा है बाबा के पास पहुंचती है कि बाबा मेरे घर में लगता है कोई काला जादू कर रहा है, कुछ तंत्र मंत्र कर रहा है, आप कुछ ऐसा चमत्कार दिखाइए कि मेरे घर पे ऐसी चीजें ना आए। इसके बाद बाबा कुछ काला जादू मंत्र फूंकते हैं और हड्डियां आना बंद हो जाती हैं, वही हड्डियां जो खुद तांत्रिक प्रदीप उसके घर पर फेंका करता था। अब यहां से जो अटूट बंधन था इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तांत्रिक की हर एक बातों को ये ऋचा गांठ बांध लेती और वही करती जो तांत्रिक प्रदीप बोलता। अब यहां पर एक कहानी तो चल रही है, तो वहीं पर जो भूपेंद्र है, जो स्कूल का ट्रस्टी है जिसने 30 लाख रुपए लिए हैं ऋचा से, वो बार बार बाबा जी से कहता कि बाबा जी जादू टोना कीजिए, मुझे पैसे नहीं लौटाने हैं ऋचा को, ऋचा का दिमाग इस तरीके से ब्रेन वॉश कीजिए कि वो मुझसे पैसे ले ही ना। अब यहां पर तांत्रिक प्रदीप को लगा कि उसके दोनों शिष्य हैं, एक तरफ भूपेंद्र है, दूसरी तरफ ऋचा है, क्यों ना दोनों से मोटा मुनाफा कमाया जाए। इसलिए उसने बकायदा भूपेंद्र से 1.5 लाख रुपए लिए। किस लिए? कि मैं तुम्हारा जो मंत्र है, जो तुम चाहते हो कि ऋचा तुम्हें पैसे ना दे, 1.5 लाख रुपए दो, सारी चीजें तुम्हारी मन की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बकायदा 1.5 लाख रुपए भूपेंद्र दे देता है। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट ये कि जो ऋचा है वो भी 2.5 लाख रुपए देती है किसे? तांत्रिक प्रदीप को।
क्यों? क्योंकि जो ऋचा है उसका ये कहना था बाबा जी से कि बाबा जी देखो, मैंने जीवन में हर चीज पा लिया है, पति भी मेरे पास आ गया है, मेरी बेटी भी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रही है, अब मेरे पास संपत्ति भी है पिता की, तो अब मैं चाहती हूं कि जो भूपेंद्र की जो स्कूल में जो प्रॉपर्टी है, मुझे 30 लाख रुपए उससे नहीं चाहिए, मुझे भूपेंद्र से सिर्फ और सिर्फ स्कूल में उसकी जायदाद चाहिए, स्कूल में कुछ हिस्सा चाहिए, 25% 30% का हिस्सा चाहिए, ताकि मैं पूरे जीवन भर बैठ के आराम से स्कूल की कमाई को खा सकूं। दूसरी जो दरख्वास्त उसने ये की कि भूपेंद्र को कोई और कर्ज देने वाला ना बने, क्योंकि भूपेंद्र कहीं और से पैसे लेकर उसका जो ऋण था वो चुका देगा। तो उसकी 2 ख्वाहिशें थी, इसलिए 2 ख्वाहिशों के लिए तांत्रिक प्रदीप ने 2.5 लाख रुपए मांगे। एक तरफ 1.5 लाख रुपए, यहां पर 2.5 लाख रुपए, दोनों से उसने 4 लाख रुपए गबन किए। इसके बाद क्योंकि भूपेंद्र स्कूल मालिक था, उसकी जायदाद ज्यादा बड़ी थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना रास्ते से ऋचा को ही हटा दिया जाए। बाकायदा एक दिन प्रदीप, जो तांत्रिक प्रदीप है, ये कहता है कि तुम्हें भूपेंद्र की स्कूल में प्रॉपर्टी चाहिए थी, एक काम करो, रात में अगर हम तंत्र मंत्र करेंगे, चांदनी रात में करेंगे, तो हो सकता है तुम्हारी जो मनोकामना है पूरी हो जाए, इसलिए मैं जैसा कहूंगा उस वक्त उस जगह पर पहुंच जाना। इसके बाद रात की 12 बजे जो तांत्रिक प्रदीप है उसे एक पुल के नीचे बुलाता है। जो ऋचा है अपने घर पर या अपनी बेटी को कहकर जाती है कि मैं महज 1 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगी, लेकिन ये नहीं बताती कि वो कहाँ जा रही है। जैसे ही रात के 11:30 बजे वो निकलती है अपने घर से, प्रदीप सबसे पहला कॉल किसे करता है? ऋचा की बेटी को फोन करके कहता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी निकल गई है घर से। बेटी कहती है हाँ अंकल वो तो निकल गई हैं। और फिर प्रदीप पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ जा रही, तुम्हें पता है? बेटी कहती है मुझे नहीं पता, मम्मी ने कहा है कि वो जल्दी आ जाएंगे 1 घंटे के अंदर, लेकिन वो ये बता के निकली हैं कि वो फौरन कहीं भी जा रही है लेकिन तुरंत आ जाएंगी। प्रदीप को लगता है कि उसका जो प्लान है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि परिवार में किसी को पता ही नहीं है कि जो ऋचा है वो कहाँ जा रही है। इसके बाद रात के घुप अंधेरे में पुल के सामने आकर कार रुकती है, कार का दरवाजा खुलता है, वहां पर प्रदीप के साथ 2 लोग और मौजूद थे। उस जगह पर ऋचा से कहा जाता है कि ऋचा तुम एक थाल लेकर आराम से धीरे धीरे रात के अंधेरे में जो नदी नीचे जो बह रही उस पर जो पत्थर है वहां पर चलते चलते आओ, वहां पर तुम्हें आकर साधना करनी है। इसके बाद ऋचा तांत्रिक प्रदीप के कहे मुताबिक, क्योंकि उसके मुताबिक जो ऋचा के लग रहा था कि पिता की प्रॉपर्टी मिल गई, पति उसके पास है, बच्चे भी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो इस बार स्कूल की प्रॉपर्टी की लालच में वो तंत्र मंत्र में इस तरीके से पागल हो चुकी थी कि बीच नदी में जाकर वो पत्थर के चट्टान के ऊपर बैठती है और आंखें बंद कर तपस्या करने लगती है। अब पीछे से क्या करता है तांत्रिक प्रदीप? अपने एक साथी को, जो एक स्कूल का चपरासी, भूपेंद्र के स्कूल का जो चपरासी था, उसकी मदद से ऋचा के सिर पर डंडा मारा जाता है। और जैसे ही डंडा ऋचा के सिर पर लगता है, ऋचा बेहोश हो जाती है, नीचे गिर जाती है। इसके बाद मौका देखकर प्रदीप पत्थर से उसका मुंह कुचल देता है। अब लाश उस चट्टान के ऊपर पड़ी है, लेकिन जिस तरीके से उसकी जो बॉडी पड़ी हुई थी, किसी को भी देख के लग सकता था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, हत्या की गई है। इसलिए बकायदा उस कार को भी उठाकर कुछ लोगों की मदद से नीचे फेंका जाता है। अब कार जिस तरीके से नीचे की पलटती है और जहां पर जो लाश मिली है ऋचा की वो कुछ दूरी पर थी, तो ऐसे में इन्होंने ये दिखाने की कोशिश ये जरूर की कि रात को कार एक्सीडेंट की वजह से कार उछलकर पुल के नीचे गिर गई, लेकिन ना ही टायर के स्क्रैच के निशान थे जब गाड़ी फिसलती है रोड पर, ना ही कोई ऐसे पुल को तोड़ते हुए गाड़ी नीचे गई थी। सिर्फ साफ तौर पर पता लगा था गाड़ी को किसी ने उठाकर नीचे फेंक दिया है। और षड्यंत्र रचते रचते ऋचा कुछ इस तरीके से अपने ही बुने जाल में फंस गई कि उसे इस जाल से निकलने के लिए अपनी जान तक चुकानी पड़ी। तो ये केस उन तमाम लोगों के लिए एक नींव की पत्थर है, जहां पर लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए खड्डा खोदेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, बल्कि उस खड्डे में असल में ये होता है कि आप ही गिर जाते हैं। जिस अंधविश्वास के चक्कर में, जिस काले जादू के लिए ये जो ऋचा थी इस तरीके से पागल हो चुकी थी कि वो कुछ भी कर गुजरने
के लिए तैयार थी। रात के गुप्त अंधेरे में आप तंत्र मंत्र के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए, दूसरे की जिंदगी तबाह करने के लिए आप वहां पर गई और आपको वहां पर मौत को गले लगाने पड़ा। अब इस वजह से क्या होता है कि जितने भी भारत में जो लोग रहते हैं, जब उन्हें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं तो उस चीज से संतुष्ट नहीं रहते और जानबूझकर ऐसी चीजें करते हैं कि उनकी भूख और बढ़ती जाती है। पिता की प्रॉपर्टी मिल चुकी थी, पति उसके पास था, बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, महज स्कूल में छोटी सी प्रॉपर्टी मिल सके, आप बैठे बैठे पैसे मिल सके और इसलिए ऋचा इस जाल में फंसती हुई चली जाती है। अब आगे क्या होता है, जो प्रदीप है, जो भूपेंद्र है, चपरासी है और उन चपरासी के साथ एक और जो शख्स मौजूद था, इन चारों को उम्र कैद की सजा मिलती है और हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहेंगे। लेकिन इस पूरे केस में आपको ये समझना चाहिए कि अंधविश्वास और काला जादू जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ मन का वहम होता है, लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों ये दिखाने के लिए। जिस तरीके से प्रदीप ने क्या किया, उसके घर पे हड्डी भेजा, वो प्रदीप के पास गई और अचानक से हड्डी आना बंद हो गई। हड्डी फेंकने वाला कौन था? खुद प्रदीप था। प्रदीप खुद ही कह रहा था पुलिस वालों से कि मैंने उसके घर पर हड्डी भेजी है। दूसरी जो चीज है, जो सबसे अहम चीज है, कि जो वहां पर जो पति है, उसकी जो दूसरी बीवी है, पहले से ही कैंसर से जूझ रही थी, उसकी मौत आज या कल होनी थी। लेकिन यहां पर ऋचा को लगा कि मैं बाबा के पास गए, वहां पर उसकी मौत होगी, मतलब बाबा तो बिल्कुल सिद्ध वाले बाबा हैं, वो जो कहेंगे वो हो जाएगा। और कुछ इसी चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में, वो अपनी जान से हाथ धो बैठी है। तो फिलहाल जितने भी हमारे दर्शक हैं वो काले जादू और तंत्र मंत्र की दुनिया से कोसों दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। अपने कर्म पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। अगर आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो इस दुनिया की कोई भी तो ऐसी ताकत नहीं है जो आपको नीचे कर सके। और अपनी मेहनत पर हमेशा और हमेशा विश्वास रखिए।